हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मैंग माई सेल्फ शांति। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 देखते हैं। चैप्टर 7 है मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। फ्रेंड्स, हमने अनुकूलन के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई जीव जो है समुद्री जीव समुद्र में नहलने के लिए अनुकूलित होते हैं, जो पहाड़ी या बर्फीले जगह के जीव जंतु हैं वो वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, और रेगिस्तान या सूखी जगह वाले उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर जैसे ध्रुवीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा घर से निकलने का कोई प्लानिंग रहता है कि आज हम घूमने जा रहे हैं, फिर अचानक से बारिश हो जाती है ना, और सारा प्लान जो है चौपट हो जाता है। या फिर कभी कभी आप लोग जो क्रिकेट देखते हो तो कभी कभी ऐसे होता है कि क्रिकेट चल रही है और बीच में बारिश हो गई और क्रिकेट जो है मैच जो है रद्द हो गया। कितना तकलीफ़ होता है ना। तो ये क्या है, ये मौसम के प्रभाव हैं जो कि हमारे डेली लाइफ पर पड़ते हैं। फ्रेंड्स, हम न्यूज़ वगैरह में, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में, या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं जिसमें हमें मौसम की डेली जानकारी दी जाती है। तो मौसम की ये जानकारी कौन तैयार करता है? तो मौसम की रिपोर्ट जो है भारत मौसम विभाग द्वारा जारी की जाती है। और ये जो विभाग है, ये जो डिपार्टमेंट है, वो डेली अलग अलग स्थानों की, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ पर हवा की गति, वहाँ पर बारिश होगी या धूप खिला रहेगा, इसके आंकड़े एकत्रित करते हैं और हमें मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाकर बताते हैं कि आज मौसम कैसे रहेगा या कल मौसम कैसा रहेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि मौसम क्या है? नहीं जानते? तो चलिए इसमें देखते हैं कि मौसम क्या होता है। तो हमारा 7.1 है मौसम। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। फ्रेंड्स, ये जो तापमान है मतलब टेम्परेचर, कहीं का तापमान बहुत हाई होता है, कहीं का लो होता है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब वहाँ पर वायु में नमी कितनी है, पानी की मात्रा मतलब नमी कितनी है, इसको आर्द्रता बोला जाता है। वर्षा मतलब बारिश, वही बारिश होगी या नहीं। वायु का वेग मतलब वायु किस दिशा से चल रही है या उसका वेग कितना है ना। तो इस सब के बारे में जो जानकारी होती है हमको, जो मिलती है किसी विशेष स्थान के बारे में, तो वही क्या कहलाती है? वही मौसम कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है और वायु के वेग है, ये क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में देखा था भोजन के घटक, उसी तरह से ये ताप, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, ये सब मौसम के घटक होते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में कुछ, कि जैसे कि ये तो हमने जान लिया कि मौसम किसको कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर उस दिन के तापमान, आर्द्रता या जो भी कारक हैं वही वहाँ के मौसम कहलाते हैं। मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होते रहते हैं। इसके लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि आज का मौसम बहुत गर्म है या कल का मौसम ठंडा था, है ना, ऐसा बोलते हैं। और हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएंगे। शनिवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री था और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री था, सेंटीग्रेड था। ऐसे करके न्यूज़ में भी समाचार आते रहते हैं। और ये भी बताते हैं उसमें कि इस दिन या रविवार को सूर्यास्त 5:45 में हुआ। सोमवार को सूर्योदय कब होगा? 7:15 पर होगा। ऐसा बताया जाता है हमको। तो फ्रेंड्स, ये सब मौसम की जानकारी मतलब होती किस चीज़ से है, मौसम की जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, आप इसका आंसर देंगे बाद में। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि मौसम के बारे में। तो फ्रेंड्स, मान लो कि दिन का अधिकतम तापमान कब होता है? तो दोपहर के बाद अधिकतम तापमान होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस टाइम, है ना। और न्यूनतम तापमान कब होता है? तो जब सुबह होती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में। तो सुबह के टाइम टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो और जैसे कि गर्मियों के दोपहर में बहुत गर्म होते हैं
और ठंडी में मौसम क्या है, अच्छा लगता है। या फिर गर्मी में ही सुबह के टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडा लगता है, पर जैसे जैसे सूर्य उगते जाता है, सूर्य जैसे जैसे चढ़ता जाता है तो क्या होता है, मौसम या टेम्परेचर बढ़ने लगता है और गर्मी भी बढ़ती जाती है। तो यही क्या हुआ, मौसम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 7.2 जलवायु। जलवायु क्या होती है? तो जो मौसम विज्ञानी हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग हैं, वो डेली का जो आंकड़ा होता है, डेली का जो डेटा होता है मौसम का, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। और किसी विशेष जगह का रिकॉर्ड, जैसे कि 10 सालों का, 20 सालों का रिकॉर्ड रखा रहता है उनके पास, और इसी से वो निर्धारण करते हैं कि कौन से स्थान की जलवायु किस तरह से है, मतलब कहाँ की जलवायु कैसी है, इसका इसी डेटा के हिसाब से वो लोग निर्धारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। अब मौसम क्या है, मौसम डेली तो चेंज होते रहता है ना, मौसम डेली टू डेली चेंज होते रहता है। कल का मौसम अलग, आज का मौसम अलग, पर जो जलवायु होती है वो किसी विशेष स्थान में, जैसे कि कोई विशेष राज्य है, कोई स्टेट है, वहाँ की जलवायु जो 25 वर्ष में जैसी है उसी का रिकॉर्ड इकट्ठे करते हैं और उसी से निर्धारित करते हैं कि उस जगह की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो ये एक लंबी अवधि का पैटर्न होता है। लंबी अवधि तक वहाँ पर, जैसे कि कोई स्थान जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पर अधिकतम सूखा रहता है ना। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान या बिल्कुल सूखी जगह है, वहाँ की जलवायु शुष्क है, गर्म और शुष्क है, ऐसा कह सकते हैं ना। और कई स्थान जैसे कि असम साइड होती है, वहाँ पर भारी वर्षा होती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु क्या है, गर्म और आर्द्र है। मतलब वर्षा होती है तो गर्मी ज़्यादा हो रहेगी वहाँ पर और आर्द्रता भी रहेगी, है ना। तो इस तरह से जो तापमान है वो अलग अलग होते हैं वहाँ के। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर और केरल का जो त्रिवेंद्रम सिटी है, त्रिवेंद्रम है, वहाँ की जलवायु में बहुत अधिक अंतर होता है। तो जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी होगी, तो वो ठंडी जलवायु होगी, और जो त्रिवेंद्रम की जलवायु है वो कैसी होगी, तो वहाँ की जलवायु आर्द्र और शुष्क आर्द्र होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों जगह की जलवायु अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7.3 जलवायु और अनुकूलन। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किसी जलवायु में अनुकूलन किस प्रकार से होती है। ओके फ्रेंड्स, जलवायु का सभी जीवों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। अधिक सर्दी में और अधिक गर्म जलवायु में रहने के लिए जंतु स्वयं को उस स्थिति, जैसे कि चरम शीत मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी और ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होंगे उनमें, है ना। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, जो जंतुओं को उनके परिवेश मतलब उनके वातावरण के अनुकूलन में सहायक होते हैं, वो एक लंबी प्रोसेस, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप वो उस मौसम के लिए अनुकूलित हो जाते हैं और वहाँ पर रहने के लिए उनके शरीर में कुछ ऐसे मतलब अनुकूलन के लिए उनके शरीर भी उसी प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार की जलवायु होती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में जैसे कि ठंडे जगह वाले, समुद्री और शुष्क जगह वाले जीवों के बारे में पढ़ा था, जैसे ऊँट के बारे में। तो अब हम इसमें ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ देश जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का और रूस और साइबेरिया है ना। तो ये क्षेत्र क्या है? ये ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जैसे कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो,
और केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, है ना। और वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जबकि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो बिल्कुल ठंडे होते हैं। तो चलिए ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ठंडे जगह में रहते हैं, इतने मतलब एक्सट्रीम कंडीशन होती है, वहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी होती है। वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -37 डिग्री तक हो जाता है ना। और वहाँ की जो जलवायु है बहुत ही ठंडी होती है। इसी कारण से जाहिर है कि 37 डिग्री मतलब बहुत ही कम, -37 डिग्री, ठीक है। और ये जो इलाके हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश समय बहुत ही सर्दी रहती है ना। और जो ध्रुव हैं, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होती। यहाँ पर लिखा है ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है, ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। फ्रेंड्स, मतलब वहाँ पर 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है, और शेष 6 महीने में सूर्योदय नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं कि इस जगह पे कौन से जीव पाए जाते हैं और वो कैसे अनुकूलित होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि जो ध्रुवीय भालू है, ध्रुवीय भालू मतलब पोलर बियर बोलते हैं जिसको, वो इस एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, मतलब बहुत अधिक ठंडी में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। फ्रेंड्स, उसके शरीर पे सफ़ेद बाल होते हैं जो उसको बर्फ़ में छुपने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, ताकि वो दूसरे जो शिकारी जानवर हैं उनसे बच सकें। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है, मतलब इनका शरीर जो है 2 परत के बालों से ढका होता है। और ये जो उनको इस ठंडी वाले टेम्परेचर में रहने के लिए, जो ठंड है उसको बर्दाश्त करने के लायक बनाती है उनको। शरीर शीतरोधी त्वचा के नीचे वसा की परत। फ्रेंड्स, इनके बॉडी के नीचे जो 2 परत तो बाल की ही है, उसके अंदर इनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो फैट से मतलब वसा की परत होती है, मोटी परत होती है जिससे ढकी होती है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि हम जो खाना खाते हैं वो मतलब वसा में परिवर्तित हो जाती है और हमारे शरीर के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में होती हैं, है ना। और जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ये जो वसा हमारे शरीर के नीचे है, ये वसा जो है वही हमें ऊर्जा देती है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में। तो ये जो भालू हैं, इनको भी वसा क्या करती है, जो शरीर के नीचे है इनकी, तो ये उनको गर्म रहने के लिए, और जब ये शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन में चले जाते हैं 6 महीने के लिए, जब 6 महीने तक सूर्योदय होता है, मतलब सूर्य दिखाई देता है, तब तक ये शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, अपने शरीर में फैट जमा करते जाते हैं। फिर जब 6 महीने के लिए वहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो ये लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है, शीत निद्रा बोलते हैं जिसको। और उस टाइम इनके शरीर में जो ये फैट है वही उनको ऊर्जा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं सूंघने की शक्ति। फ्रेंड्स, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है और जिसके कारण ये अपने शिकार को सूंघकर पकड़ सकते हैं, मतलब अपना शिकार खोज सकते हैं। 5वां है नख मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। फ्रेंड्स, इनके जो नाखून होते हैं वो मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि ये बर्फ़ में चल सके, ठीक है। बर्फ़ बहुत अधिक फिसलन वाली होती है, आप ऐसे बर्फ़ में नहीं चल पाओगे। तो जो बर्फ़ है वो मतलब उसको पकड़ने के लिए, उसमें पकड़ मजबूत बनाने के लिए इनके जो नाखून होते हैं वो पैने होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पंजे चौड़े एवं बड़े होते हैं तैरने हेतु। फ्रेंड्स, इनके जो भालू हैं वो मछलियों का शिकार भी करते हैं कभी कभी, और मतलब इनकी शरीर जो है वो इतनी मोटी परत से ढकी होती है जिससे ये बहुत ज़्यादा इनकी शरीर गर्म हो जाती है, और ये जैसे शिकार वगैरह पकड़ते हैं तो उससे खाकर बहुत अधिक देर तक मतलब आराम करते हैं, ताकि इनके शरीर की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे उसके लिए। और अगर इनके शरीर का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये पानी में तैरते भी हैं, और इसी के लिए इनके जो पंजे हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं,
ठीक है। और ये पानी में तैर कर अपना शरीर का जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाता है तो उसको कम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से पोलर बियर वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब हम एक दूसरे जीव के बारे में देखेंगे जो कि पेंगुइन है, ठीक है। तो ये पेंगुइन, इसके शरीर में सेम भालू के शरीर में जो पोलर बियर के शरीर में जो अनुकूलन होती है वो सेम इसके शरीर में भी होती है। इसका भी जो शरीर है फर से ढका होता है, मतलब वाइट कलर का होता है इनका भी शरीर, ठीक है। स्वयं को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसे जगह पर रहे होंगे जहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो भीड़ में अपने आप हमको गर्मी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में काफ़ी ठंड होती है, जिससे बचने के लिए जो पेंगुइन है वो समूह में रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और समूह में रहते हैं तो उनको गर्मी मिलते रहती है, ठीक है। शरीर धारा रेखी होती है। फ्रेंड्स, ये जो पेंगुइन है वो पानी में शिकार करते हैं और पानी में तैरने के लिए इनकी शरीर धारा रेखित होती है। जैसे मछली का शरीर धारा रेखित होता है, हमने पिछले में पढ़ा था, तो सेम वही। अब तीसरा है पैरों में जाल जैसी संरचना। सॉरी, यहाँ पर जल लिख दिया है मैंने, ये जाल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पैरों में जाल जैसी संरचना होती है जिससे ये पानी में तैर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि और भी कौन कौन से जीव पाए जाते हैं ऐसी जगहों में। अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, पक्षी, ठीक है। तो इतने सारे जीव और भी बहुत सारे जीव हैं जो वहाँ पर मिलते हैं और सभी वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मछली पानी में रहती है तो उसके शरीर में भी कुछ अनुकूलन है, उसी तरह पक्षी भी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो पक्षी हैं फ्रेंड्स, जो पक्षी हैं वो अपना शरीर कैसे गर्म रखते हैं, तो देखते हैं आगे। अति शीत, मतलब बहुत अधिक ठंडी के मौसम से बचने के लिए प्रवास। तो ये पक्षी जो है वो प्रवास करते हैं, मतलब माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन किसको बोला जाता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो पक्षी जब वहाँ पर बहुत अधिक ठंडी बढ़ जाती है, जब तक दिन का मतलब 6 महीने सूर्योदय का समय रहता है, तो उस टाइम पे वो लोग वहाँ पर रहते हैं। पर जब सूर्यास्त हो जाती है वहाँ पर 6 महीने के लिए, तो ये लोग दूसरे जगह जहाँ पर गर्म स्थान होता है उस तरफ ये लोग प्रवास करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा भारत में अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है, जैसे कि साइबेरियाई क्रेन, इसके बारे में सुना होगा, जो कि राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा और सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, है ना। कुछ पक्षी जो हैं उत्तर पूर्व के आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों से भी प्रवास के लिए आते हैं, ठीक है। आपने सुना ही होगा भरतपुर के बारे में, जहाँ पर पक्षियाँ जो साइबेरियाई क्रेन है वो आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में जानेंगे। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है ना, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा जानते ही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक धूप पड़ती है, सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है ना, भूमध्य रेखा। और सर्दी के महीनों में भी यहाँ का तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। मतलब सर्दियों में ये 15 डिग्री से अधिक तथा गर्मियों में 40 डिग्री से अधिक होता है, ठीक है। तो मतलब जीव जंतुओं के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है। ये जो वर्षावन है वहाँ पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिन और रात बहुत ही मतलब एक जैसे ही होते हैं, ना ही दिन और रात बराबर ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। और यही जो एक प्रमुख विशेषता है इन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत की पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका, यहाँ भी क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो यहाँ पर के जीव जंतु क्या हैं? अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है।
तो बंदर, कपी, एप्स, गोरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प और पक्षी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूँकि मतलब जीव जंतुओं के रहने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है ना, वर्षा, जलवायु सभी उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं के बीच में मतलब एक दूसरे से बच के रहना, मतलब इस जगह पर जीवित रहने के लिए उनको एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है। और जो जीव इन कंपटीशन में बच जाते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं में कैसे कैसे अनुकूलन होते हैं। ठीक है, तो वर्षा वनों में जलवायु परिस्थिति कई किस्मों से जंतुओं की विशाल संख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है। ठीक है, चूँकि ये जीव जंतुओं की संख्या अधिक होती है इसलिए इनको भोजन और मतलब रहने के लिए संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तो कई जीव जंतु हैं जो वृक्ष में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कि अब देखते हैं अनुकूलन क्या क्या है इसमें। लाल नेत्रों वाले मेंढक। फ्रेंड्स यहाँ लाल नेत्रों वाले मेंढक पाए जाते हैं जिनके पैर के तलवे चिपचिपे वृक्ष पर चढ़ने हेतु अनुकूलित होते हैं। फ्रेंड्स इनके जो तलवे हैं वो चिपचिपे होते हैं ताकि ये लोग वृक्ष में चढ़कर रह सकें। ठीक है, दूसरा है न्यू वर्ल्ड मंकी। ये एक प्रकार का बंदर है जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है और शाखाओं को पकड़ने के लिए हाथ व पैर अनुकूलित होते हैं। फ्रेंड्स ये जो बंदर हैं न्यू वर्ल्ड मंकी हैं तो इनकी पूंछ भी काफ़ी मोटी होती है ताकि ये पेड़ों में अपना संतुलन बनाए रख सकें और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर छलांग लगाते रहें। ठीक है, तीसरा है टुकन पक्षी। टुकन पक्षी जिसकी चोंच काफ़ी बड़ी होती है ना, तो लंबी बड़ी चोंच फलों तक पहुंचने हेतु ये जो टुकन पक्षी है वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं बहुत पतली पतली होती हैं जिन पर ये बैठ नहीं सकते, मतलब जिनकी शाखाएं इनका वजन नहीं सह सकती, तो उन तक पहुंचने के लिए वो फल को ऊपर से ही तोड़ लेते हैं। किस लिए तोड़ते हैं? क्योंकि इनकी जो चोंच है वो काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका भी इस तरह से अनुकूलन होता है। शेर, चीता, इनकी मोटी खाल, सुनने की शक्ति। तो फ्रेंड्स ये जो शेर, चीता है या फिर इसी तरह के कई अन्य जीव जंतु हैं जो अपना शिकार करने के लिए उस मतलब जंगल में या फिर उन वनों में रहने के लिए, छिपने के लिए इनके शरीर की जो खाल है वो अलग अलग रंगों की होती है ताकि वो उसमें छिप सकें, है ना, और अपने शिकार को पकड़ सकें। इनके सुनने की शक्ति भी काफ़ी तीव्र होती है ना, ये थोड़ी सी आहट को भी सुन लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लायन टेल्ड लंगूर। तो लायन टेल्ड लंगूर इसमें क्या अनुकूलन होता है? तो इसके चांदी जैसे सफ़ेद अयाल होती है। अयाल मतलब जो गर्दन के चारों ओर बाल होते हैं उसी को अयाल कहा जाता है। ठीक है, और ये अधिकतर वृक्षों पर ही रहते हैं। फ्रेंड्स ये जो लंगूर हैं वो पेड़ पौधों में फल वगैरह खाते हैं, पेड़ पौधों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़कर खाते हैं और काफ़ी समय पेड़ पर ही रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाथी। हाथी क्या है? ये भी जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो सूंड से सूंघने की शक्ति। फ्रेंड्स इनका जो सूंड है काफ़ी लंबा होता है जो इनको सूंघने की शक्ति इनकी तीव्र होती है और भोजन उठाने के लिए भी अनुकूलित होती है। फ्रेंड्स आप लोग देखे हो कि हाथी अपने सूंड से किसी भी पेड़ को ऐसे तोड़ के या फिर डाल वगैरह को तोड़ के उसके पत्तों को खा जाता है, तो इसके लिए जो सूंड है वो उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, बाह्य दंत। बाह्य दंत मतलब जो इनके बाहर जो दांत निकले हुए होते हैं मोटे मोटे सफ़ेद रंग के, तो उन्हीं को बाह्य दंत बोला जाता है या रद बोलते हैं इसी को। रूपांतरित दंत होते हैं फ्रेंड्स, ये जो इनके जो दांत है बाहर के वो इनके रूपांतरित दंत हैं, ये उनके असली दांत नहीं होते। वो बोलते हैं ना हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, तो ये कहावत इसीलिए पड़ी है। ठीक है, वृक्ष की छाल को आसानी से छील सकता है। ये जो दांत हैं इनके बाहरी जो दांत हैं उससे ये किसी भी पेड़ के जो उनको पसंद की होती है उसको छील कर ये खा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
लंबे कान हल्की ध्वनि को भी सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ना कि हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, तो ये किस लिए होते हैं? ये सिर्फ उसके अनुकूलन के लिए ही होते हैं, ठीक है, जो इनको मतलब हल्की सी ध्वनि को भी ये सुन लेते हैं, ठीक है। शरीर को ठंडा रखने में भी सहायक है। फ्रेंड्स, ये जो इसके कान है वो दिन भर हिलते रहते हैं और इसकी शरीर को ठंडा रखने में सहायता करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा, और हमने इसमें जाना कि जो जीव जंतु हैं वो ठंडे जगह में और जो वर्षावन है वहाँ पर किस प्रकार से अनुकूलित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षावन है? आपको बताना है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे लंबा दिन कब होता है और सबसे लंबी रात कब होती है? ये दोनों क्वेश्चन का भी आंसर देंगे आप। वर्षा मापने के यंत्र का नाम बताइए। फ्रेंड्स, वर्षा किस यंत्र से मापी जाती है इसका नाम बताएंगे, ठीक है। वर्षा मापी जो यंत्र है वो एक कीप के आकार की होती है और नीचे उसके कांच की, मतलब जिसमें पानी इकट्ठा होता है वो होता है, और उसमें स्केल होता है जिससे उसको नापा जाता है कि कितनी बारिश हुई उसको, ठीक है। तो आप उसका नाम बताइएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, मौसम की अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान किससे ज्ञात किया जाता है? हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था इसको कि मौसम की जानकारी मतलब अधिकतम और न्यूनतम किससे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जो थर्मामीटर वाले चैप्टर है उसमें ही पढ़ा था हमने। तो ये आपको बताना है कमेंट करके फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन को भी बताइए। मैं बार बार ये बोलती हूँ क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये, ठीक है। और आप भी उनकी हेल्प किया कीजिए, तो इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और उन बच्चों का भी नॉलेज बढ़ेगा, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।